सबसे आगे ले जाओ, फ्लैश ला हो गया जी। हाँ ज्यादा दूर मत जाओ, खराब हो जाए। और फ्लैश जला लीजिए, धुआं ना लिए, धुआं आ जी तो फ्लैश जला ली, फ्लैश ना चल रहे हो। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाले डुमरी विधायक इस वक्त हमारे साथ है बेरमो विधानसभा क्षेत्र में। आपको पता होगा विगत कुछ दिन पहले यहाँ पे इनके साथ में कुछ कहा सुनी हुई थी तमाम पदाधिकारियों के साथ में, और आज फिर से बेरमो विधानसभा क्षेत्र में एक भोज के कार्यक्रम में आए थे। कल एक एसडीपीओ पर भी हमला हुआ है, उन मुद्दों पर भी किसी विधायक का स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन टाइगर जयराम महतो डुमरी विधायक का स्टेटमेंट आया। तो क्या है मुद्दा नहीं है, तमाम चीजों पर जोड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे हैं, रात में घूम रहे हैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र? अरे बेरमो रहे चाहे बागमारा रहे, रात रहे चाहे 12 बजे का रात रहे, हमारा जो अंदाज था उसी अंदाज में हम रहते हैं, उसी अंदाज में जीते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चैलेंज करते हैं उस हिसाब से रात में घूमना तो आपके लिए सेफ नहीं है। अरे हम तो चाहते हैं कोई आए सामने, लड़ाई आर पार की होगी। आपने जो क्वार्टर कब्जा किया था D2 वाला, मैंने आपके समर्थक लोग उसके लिए तो नोटिस जारी कर दिया गया और विभिन्न जगह पे नोटिस जारी कर दिया गया। क्या लगता है उस पर एक्शन हो रहा है? देखिए एक्शन होगा, लेकिन चूंकि पेट बहुत मजबूत है, सिंडिकेट बहुत मजबूत है, कठिनाई होगी लेकिन एक्शन होगा, चूंकि अवैध है और अवैध कार्य किसी भी रूप से सराहनीय नहीं है, अतः एक्शन होगा। तो अगर एक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये थोड़ा लीगल प्रोसेस होता है, सरकारी प्रोसेस होता है, तो थोड़ा धीरे धीरे होता है, तो अगर एक्शन मान लीजिए नहीं होता है, आगे जाके हल्का फुल्का करके रुक जाता है, तो उसके लिए क्या आगे? जी, इस मामले को सदन में भी इस बार उठाएंगे, ऐसा मामले को बिल्कुल शांत नहीं होने देंगे। जब मामला शांत नहीं रहेगा तो तमाम चीज़ों का ध्यान इसी ओर आकर्षित रहेगा। कल धनबाद जिला का जो एसडीपीओ पत्थर से हमला हुआ, उस पर आपने वहाँ पे गए, हाल समाचार का गुंडों का, टुच्चों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि प्रशासन को मामूली समझ रहे हैं। और प्रशासन वो कोई दरोगा और हवलदार और जमादार और सिपाही नहीं, एसडीपीओ, जिसके अंतर्गत कई थाने होते हैं। भाई बागमारा जैसे संवेदनशील, बागमारा जैसे एक ऐसे क्षेत्र का एसडीपीओ, और वहाँ उनके साथ क्या हुआ कि वह एक कोयला माफिया को पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठा रहे थे। माफिया के समर्थकों ने पत्थरबाजी किया। वो किसी माने एक होता ना कि उधर से हमला इधर से हमला, उस तरह डीएसपी महोदय को चोट नहीं लगा है। वह एक अपराधी को पकड़ के गाड़ी में बैठा रहे थे, लेकिन वह अपराधी बहुत बाहुबली है, और वह जो अभी गठबंधन की सरकार है उनकी किसी पार्टी का एक मेंबर है। तो पीछे से सुने जब उसको पकड़ के ले जाया जा रहा था, ये पुलिस ने भी देखा, कैमरे में भी आधा कैच हुआ और पब्लिक ने भी देखा, वहां उनको पत्थरबाजी हुआ है। यानी कितना मनोबल हाई है कि एक एसडीपीओ को, गुंडा को अरेस्ट किया जा रहा था और उस गुंडे के समर्थकों ने एसडीपीओ महोदय को घायल किया है। ये कितना दुर्भाग्य, और प्रशासन और पुलिस के पर उनकी जो गरिमा है उसको बिल्कुल तार-तार कर रही है। इसीलिए मैंने कल कहा और 1000 बार कहेंगे, यही मौका है, माफियाओं को खदेड़ कर कोयलांचल से बाहर कर दीजिए। तो क्या पुलिस लोग को मौका नहीं मिलता है? बाकी टाइम पुलिस इच्छा विल पावर रहेगा तो क्या नहीं? विल पावर रहने से आप कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन अभी तो कम से कम शर्म कीजिए। आपके महकमे के एक जमात सिपाही को, एक जमात पदाधिकारी को घायल कर दिया है। बम बारूद गोली सोराइन सब होगा, सब होगा। कार्ल मार्क्स ने आज से 150 साल, 200 साल पहले ही एक किताब लिखी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें एक लाइन बड़ा सटीक, लाइन तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक लाइन बड़ा सटीक है कि एक दौर ऐसा आएगा कि जो 9वीं फेल होगा लेकिन उसके पास पूंजी होगा, तो उसके अंतर्गत वीडियो, मैंने वहां लिखा था, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर्स उसकी जी हुजूरी करेंगे। यानी साफ शब्दों में उसके पैसा, इकोनॉमी एक दिन सबको अपने अंदर लेके आएगी। वही हाल है आज। एक अभी मान के चलिए एसडीपीओ यानी डीएसपी रैंक का पदाधिकारी, मोटा मोटी एक जिला में नहीं करने से भी इधर उधर मिला के 4-5 जो बड़े जिला हैं डीएसपी होते हैं। यानी ओवरऑल झारखंड में 24 जिला है। हमको लगता है कि 4-5 जिला छोटा छोटा है, बाकी मान के चले अगर 10 को बड़ा जिला है, 10 को मीडियम जिला है। अगर औसत अगर एक जिला में 3 या 4 ही डीएसपी मानते हैं, तो हमको लगता है 24 दूनी 48, 24 या 72, यानी लगभग 70-72 डीएसपी हैं। हमें लगता है ना कि आज जिस प्रकार से कोयला माफियाओं को छूट मिला है, ये पुलिस प्रशासन में भी कुछ गद्दार लोग हैं
जो उनको संरक्षण देते हैं। हमें कहने में कोई परहेज नहीं, और हमें लगता है कल को फिर अगर कोई घायल हो जाएगा पुलिस महकमे का, फिर भी वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि माफियाओं से उनके भी अपने बीच यानी उनके सिस्टम में बैठे लोगों का हाथ और गठजोड़ है। पहला बात तो उनको गोविंदपुर में घटना घटा था, सीओ को दौड़ा के मारा गया बालू वाला मैटर में, तब ही इनको सबक लेना चाहिए कि माफिया पे नकेल कसना चाहिए। लेकिन पुलिस की मर्दानगी वहाँ दिखेगी नहीं, उनकी कहाँ दिखेगी? रैयत धरना पर बैठा है, ले लाठीचार्ज। उनके कहाँ दिखेगी? गरीब आदमी भी अन्य हक मांग रहा है, ले लाठीचार्ज। कोई गांव का किसान गरीब माने लाचार बेबस आदमी पे लाठी बज रही है। सीओ को दौड़ा के मारा है जी माफिया लोग, दौड़ा के सीओ को मारा है बालू माफिया। प्रशासन चुप, क्योंकि सबको मालूम है कमाई का हिस्सा सिस्टम से होते साला सबको पहुंचता है। सब मोनी बाबा बन के बैठे हैं, सबको पहुंचता है। हमको कहने में कोई गुरेज नहीं, सबको सिस्टम से पैसा जाता है। अगर उस दिन सीओ जो भी है बेचारा, जो आज उसके साथ जो फजीयत हुई, अगर उसी दिन प्रशासन अलर्ट हो जाती, एक्शन में होती, तो आज एसडीपीओ महोदय पर ये इतना बड़ा मतलब हिम्मत नहीं कर पाता। माफिया लोग देख रहे कि पैसा देते हैं। एक बात आज फिर कहेंगे, यदि आपके दाहिनी जेब में पैसा है तो आपकी बाईं जेब में पुलिस प्रशासन, ये हाँ पॉकेट में है, कोई इनकी हैसियत नहीं है जी। ये तार एकदम ऊपर पदाधिकारी तक जुटा है। जितना तारा बढ़ता है ना, उतना उन लोग का लाख वाला, जैसे छोटा जितना छोटा है उसको 1000 में, बड़ा है तो लाख में। तो क्या लगता है ये कमाई सीएम तक भी पहुंचता है? संभव है, ये आंच वहां तक भी जाती होगी। इसीलिए उससे अगर लड़ना है तो बहुत बड़ी या तो क्रांति होगी, या तो जो सरकार में भी बैठकर क्रांतिकारी डिसीजन होगा, तभी ये शांत होगा। और नहीं तो कुछ नहीं। एकदम स्पष्ट कहते हैं, इनका लाठी चार्ज तभी होगा जब लाचार बेबस लोग हक मांग रहा है। सर जो उनको डरा सहमा लोग पे लाठी चार्ज करेगा। देखते हैं ना बागमारा में कितना ये लोग माफिया को खदेड़ता है, देखते हैं। हम तो सामने, हम तो वॉच करेंगे। अब तो लेटर भी लेके आए सीएम को। बिल्कुल, हमें खेद है, हम बोले हम कुछ विषयों पर जो गलत है उन पे हम बोलेंगे, लेकिन एक मानवता के नाते हमें भी पीड़ा है कि भाई एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति है, एक माफिया कैसे मारेगा यार उसको? एक माफिया मार देगा, पत्थर से मार दिया है, और अभी सामने से मारा है। जो वहाँ लोग कह रहे, चूंकि यह पुलिस का मामला है, डर से हमें कुछ कोई बोलेगा नहीं। सब जरा माता थोड़ी है ये मुंह खोल देगा, कलेजा चाहिए ना भाई। वहाँ सुनिए, चूंकि एक तरफ माफिया है और एक तरफ पुलिस है, और पुलिस का बड़ा घायल हुआ है, कोई देखा भी तो नहीं कुछ बोलेगा, पीस जाएगा ना, पीस जाएगा। वहाँ क्या हुआ है कि माफिया को पकड़ के ले जा रहे थे डीएसपी महोदय, गाड़ी में बैठाने वाले थे, तब तक उसका समर्थक लोग ला जाके उनको पत्थरबाजी करके घायल कर दिया है। वही देखते हैं प्रशासन का, और आज उनका कार्रवाई बता देगा कि वो सेठ है कि नहीं है। अगर धनबाद से, कोयलांचल से, धनबाद बोकारो मिलके और कुछ कोलियरी का हिस्सा मिलकर कोयलांचल बनता है, अगर कोयलांचल में माफियाओं का मनोबल गिरता है, तभी समझिए कि पुलिस निष्पक्ष और ईमानदार है। और नहीं, उसके बाद भी अगर कोयले की काली कमाई जारी रहती है तो सोच लिए वो सेठ है। तो क्या पुलिस अपना जान जोखिम में डाल के पैसा कमाएगी? जी बिल्कुल, जान जोखिम में कहाँ है जी? इसमें जान जोखिम में कहाँ है? कपार फड़वा लिया वो तो मैंने जब उनको लाने जाए लगा, गाड़ी में बैठाने लगे, तब उधर से मैंने जो ग्रामीण देखा, जिन्होंने जो डरे समय हमको सुनाए, तब उनके साथ ही घटना हुई। हम घटना की बिल्कुल भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और हम प्रार्थना भी करते हैं कि स्वस्थ होकर वो शख्स, वो पुलिस का पदाधिकारी हम सबों के बीच आए। लेकिन गुस्सा है हमें कि कैसे माफियाओं का मनोबल इतना बढ़ा है, कैसे। लेकिन जयराम जी, अगर इस घटना के तह तक जाएंगे तो दो राजनीतिक दल, कहा जाता है कि एक सांसद और दूसरा जेएमएम पार्टी के जो भी नेता है, उन दोनों गुटों के बीच में ये झगड़ा हुआ था। और देखिए मामला क्या है? मामला है वहाँ गोविंदपुर शायद एरिया का नाम है, हाँ जो भी है, गोविंदपुर, धर्मा बांध और 4-5 गांव जो भी है, हाँ जो भी है, खरखरी, तो उधर जो भी एग्जैक्ट नाम हमने कंफर्म है, मैंने बागमारा का वो क्षेत्र, उनको एक गांव है, कुछ गांवों को विस्थापित किए बिना काम हो रहा था। और देखिए आज फिर कहेंगे, बेशक हम कंपनी का सामान यूज करते, इसका मतलब नहीं कि हम गलत चीज का समर्थन करेंगे। आपकी टोपी कंपनी से आता है, मेरा जैकेट कंपनी से आता है, मेरा जूता कंपनी से आता है, लेकिन उनके अमानवीय व्यवहार का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम बार बार कहें कि आज के डेट में कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। कंपनी क्या की है? अपना लठेत पाल के रखी है, वही जो आप हाँ गुंडा लठेत। और वो लठेत कौन है आज के डेट में? पार्टी के नेता है। ये तो जेलकेम का अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी इंटरफेयर होता ना, तो अभी नेशनल न्यूज बनता, तब न्यूज में एकदम मसाला। जरा अभी जेलकेम नहीं, जरा महतो के समर्थक, जरा महतो के दाएं हाथ, जरा महतो के बाएं हाथ, लेकिन वो सरकार का पार्टी है। सब
मौन, सब मौनी बाबा बन गए। तो वहां क्या होता है, हिल टॉप कंपनी, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, वो क्या करती है, गुंडा हायर की है। क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि अगर रैयतों को हमको नौकरी देना पड़ेगा तो मान के चलिए 50 रुपया खर्च हो जाएगा, रैयतों को अगर मुआवजा देना होगा तो और 50 रुपया खर्च होगा, लेकिन उनको नौकरी और मुआवजा ना देकर हम कुछ गुंडा को 50 रुपया दे देते हैं। 50 रुपया मेरा बने। कंपनी का मतलब होता है मुनाफा। एक बात क्लियर जान ले, कंपनी का मतलब होता है मुनाफा, मानवता का कोई संबंध नहीं है कंपनी से। वो क्या करती है कि रैयत को मुआवजा दे देती, रैयत जो लोग हैं उनको अगर योग्यता के आसार, अरे नॉन स्किल में दे दो यार, कोई तू नहीं बोल रहा कि हमको वहाँ ऑपरेटर और मैंने इंजीनियर के काम में लगा दो, झाड़ू पोछा कुछ भी करा लो, काम है, ढुलाई का काम करा लो, नॉन स्किल में आप दे दो। यानी उसको नियोजन और मुआवजा देकर अगर काम करती तो विवाद नहीं होता, लेकिन वो जानती है मुनाफा कैसे आएगा। इसको पैसा देंगे, उससे अच्छा क्या होगा, 2-4 को लट्ठे रखेंगे, वो गोली से चमकाएंगे, धमकाएंगे। तो वही मामला था, रैयत धरने पर बैठे थे और जो सांसद महोदय थे वो रैयतों के पक्ष में थे। तो जब देखा कि भाई एनडीए गठबंधन रैयतों के पक्ष में है, तो अब हमको इंडिया गठबंधन का सहारा लेना होगा रैयतों को खदेड़ने के लिए। तब कंपनी ने मेटेरियल अच्छा खासा मोटा माल दे दिया इंडिया गठबंधन के नेता को। माल दे दिया, माल मैंने पैसा हाँ दे दिया। अब दे दिया तो भाई अब तो प्रतिष्ठा, क्योंकि आज के दिन प्रतिष्ठा है, गुंडा लोग की प्रतिष्ठा होता है कि भाई कंपनी हमको विश्वास किया है, अगर कंपनी का आज विश्वास नहीं जीतेंगे तो फिर अगला दिन कमाई कैसे होगा। तो उस कंपनी का विश्वास जीतने के लिए गुंडा लोग किसी भी हद में जा सकता है, क्योंकि वो कंपनी आने वाला दिन और काम टेंडर लेगी, जब और टेंडर लेगी तो फिर उसी गुंडे को याद करेगी कि गुंडा जी आपने अच्छा काम किया था वहां पे, गुंडा भाई। तो उस कंपनी का विश्वास को जीतने के लिए गुंडा भाई मजबूर है। तब गुंडा भाई अब चल गए रैयतों को मारने पीटने। अब हो गई कंट्रोवर्सी, तो भाई प्रशासन का वहां कर्तव्य बनता है कि अब विधि व्यवस्था खराब होगी। एक तरफ रैयत है, एक तरफ कंपनी के लठेत यानी गुंडा भाई लोग। तो अब है क्या कि अब वहां विवाद होगा, तब प्रशासन इंटरफेयर करती है कि भाई ऐसा ना हो, समझौता हो, वार्ता हो। तो उसी क्रम में ये माहौल खराब होता है। चूंकि हम सुनी हुई बात कह रहे हैं, अब हम जो कह रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट नहीं मानिए, आप भी इंक्वायरी कर ले। हम ये नहीं कि हम ब्रह्मास्मि, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है। आप भी जाके, चूंकि आप रिपोर्टर हैं, पता चले जो बात मैं सुना मैं अपने तर्क को रख रहा हूँ। तो रैयत का पक्ष और कंपनी के गुंडों का, लेकिन चूंकि प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि माहौल खराब ना हो, और प्रशासन का एंट्री होता है तीसरा पक्ष के रूप में। होता है झड़प होता है, तो प्रशासन को लगता है कि ये बदमाश है, ये गुंडा है, ये माफिया है, उसको पकड़ के वो गाड़ी में बैठाती है। अब उसी क्रम में उस गुंडों के समर्थक एसडीपीओ महोदय को घायल करते हैं। ये हमारी काली सच्चाई है। इसलिए आज फिर कहूंगा, कोयलांचल के लिए मैं फिर कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, भले नेशनल मीडिया में नहीं इंटरनेशनल मीडिया में हमारे इस बयान को चलाई कि विधायक का बिगड़े बोल, लेकिन आज फिर कहेंगे हम दो हमारे दो नहीं, 1 या 2 एक्स्ट्रा पैदा कीजिए, उसको परवरिश कीजिए और बिल्कुल उसको बागी और विद्रोही बनाइए। इनके सामने आप नहीं टिक पाएंगे। ये कंपनी से पैसा लेते हैं जी, कंपनी मतलब नो मानवता, ओनली मुनाफा। कैसे लड़ेगा जी आप उससे? बल तो नहीं है। अगर इस जेब में पैसा है, पूरा सिस्टम आपका इस जेब में है। अगर ईमानदारी से अगर कोयला तस्करी की जांच हुई तो आंच में मुख्यमंत्री से लेके मुख्य सचिव से लेके डीजीपी तक आंच पहुंचेगी। वो डायरेक्ट ना सही हो सके, उनका कोई चमचा बेलचा मैसेंजर, जी हाँ, कोई मैसेंजर, एकदम दावा ठोक के कहते हैं। जिस दिन कोयले की अगर ईमानदारी पूर्वक जांच हुई, कोयला अवैध कोयले तस्करी की, इस राज्य के सर्वोच्च पदाधिकारी के टेबल तक पहुंचेगा। लेकिन आप जिस क्षेत्र में रात में घूम रहे हो उस क्षेत्र में भी तो कोयला का तस्करी का मामला हो सकता है। अभी मामला थोड़ा शांत है। क्यों शांत है भाई? शांत इसलिए है कि जिस दिन नहीं हम बोले थे कि डुमरी के टोलों में रोकेंगे, तो थोड़ा सा है वो विचलित है। उन लोग थोड़ा सा अपना रूट को डाइवर्ट किया, लेकिन फिर भी पार होता है। अब देखिए, विधायक 24 घंटा तो भाई रुकेगा, वहां बैठा नहीं है। और अगर आम कार्यकर्ता, आम आदमी रुकेगा तो प्रशासन फिर डंडा लेके जाएगी। वहां रोकने के लिए विधायक को होना होगा। तो देखिए, हमें सच्चाई स्वीकार करने में मैंने कोई परहेज नहीं किया है। कुछ गाड़ियां अभी भी पार हो जाती है, क्योंकि पूरा सिस्टम सेट है भैया। लेकिन हाँ, इतना खौफ है कि जिस दिन सुने जाएगा, हाँ, कि बिहार की मंडी में भी चर्चा है कि एगो नया लड़का जीत के आया है और टोलवा उसी के इलाके में पड़ता है। तो ये तो है कि जिस दिन बाया खेपा, जिस दिन हमको थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता है, 3-4 को विधानसभा जाना पड़ता है, रात को 2 बजे के सोते हैं, फिर 10 बजे जनता दरबार। तो जिस दिन हमको फुर्सत 2-3 दिन मिला, रात को हम वहीं बैठेंगे। अच्छा, जयराम जी कोयले की काली कमाई में हाथ लगाएंगे कि नहीं?
कोयले की काली कमाई में हमको किसी कमाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ हमारी जनता के लिए हमारी जनता अगर कोयले की काली कमाई ही अगर झारखंड की नियति है तो आम व्यक्ति तक पहुंचे, वो किसी IAS IPS और मिनिस्टर के लेवल तक ना रहे। कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है यार। अगर कोयले की काली कमाई ही झारखंड की तकदीर है तो गरीब शोषित वंचित व्यक्ति उसे 2 पैसा वहां पहुंचे। अगर आप नहीं रोक पा रहे तो गरीब व्यक्ति तक जाए। लेकिन ये क्या होता है, टेबल तक सेट होता है। जिस दिन कोयले की काली कमाई की जांच होगी ना, अच्छा आपका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा सुन के कि कितना करोड़ों नहीं अरबों का खेल होता है। अभी हम समझ रहे हैं कि डिस्को कोयला किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, समझने दीजिए, अभी समझने दीजिए, उसके बाद हिसाब किताब होगा। बेरमो में भी हिसाब किताब होगा। बिल्कुल बेरमो में हिसाब किताब होगा, हर एक जगह हिसाब किताब होगा। थोड़ा झारखंड से बाहर आते हैं, छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, किस रूप में आप इसको देखते हैं? ये बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य है। पत्रकारिता यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पत्रकारिता यानी वे लोग जिन्होंने भारत की आजादी में एक भूमिका निभाई थी। पत्रकारिता यानी वे लोग जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन की गाथा को लोगों तक पहुंचाया था। पत्रकारिता यानी वे लोग, वह संस्था जब एक आम व्यक्ति सिस्टम से हार जाता है, जब एक आम व्यक्ति विधायिका कार्यपालिका के भ्रष्टाचारियों से हार जाता है, न्यायपालिका तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाती है, तब पत्रकारिता अपना रोल निभाती है उसे न्याय दिलाने के लिए। तो पत्रकारिता वो सिस्टम है, और उनके साथ इस प्रकार से क्रूर और अमानवीय व्यवहार सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है। भारत की लोकतांत्रिक ढांचे के जो सेवक हैं और उनकी जो कार्य प्रणाली है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बार जब हाउस स्टार्ट होगा फरवरी में, हम प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट पे भी मांग उठाएंगे, मुद्दे को उठाएंगे। बिल्कुल आज बहुत सारे ईमानदार पत्रकार हैं जिनमें क्षमता है कि पत्रकारिता के स्तर को टॉप पर लेके जाए। हालांकि अभी 161 रैंक है भारत का, लेकिन है काबिल पत्रकार जिनमें क्षमता है कि पत्रकारिता के रैंक को वो टॉप पे लेकर जाए। लेकिन यही कारण है, वो भी परिवार से बंधे हैं। उसकी भी एक बूढ़ी माँ है, उसकी भी एक अर्धांगिनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे भी इस प्रकार के दुर्दांत घटनाएं मन को विचलित कर देती हैं और भयभीत कर देती है। सच्चाई है। तो अगर उनको प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अगर सुरक्षा मिलता है तो जाहिर सी बात है तलवार से धार उस कलम में होगी जो पत्रकारिता जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए निसंदेह ये बहुत ही निंदनीय घटना है। बिल्कुल वैसे अपराधी बख्शे नहीं जाए, और देश में, राज्य में पत्रकारिता से जुड़े लोगों के लिए कानून बने। झारखंड में पत्रकारिता का क्या स्कोप है? उनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? झारखंड में जो पत्रकार लोग, झारखंड में मिलना ही चाहिए। नहीं प्रोटेक्शन मिलने के कारण पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है। तब वो किसी मंत्री जी के साथ हो जा रहे हैं, ये सबको मालूम है। पेड आज मतलब प्रीपेड, बिल्कुल आज एकदम बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप चैनल को देखने के बाद, जैसे उनका वीडियो वगैरह, उनका एनालिसिस जब आप देखने लगेंगे ना, तो आपको लग जाएगा कि नहीं इनका ये तो प्रीपेड है इस पार्टी से। आपको देखने के बाद ही उतना अब आदमी का कॉमन सेंस, कुछ % है जो आज भी निष्पक्ष है, आज भी स्वतंत्र है, आज भी वो भय से मुक्त है, भयभीत नहीं है। लेकिन आप आज के दौर में जो इन तरह की घटनाओं के कारण कहिए या फिर निजी स्वार्थ कहिए, आपको प्रीपेड ये भी देखेंगे। अच्छा, कुछ चैनल नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ चैनल आपके भी खिलाफ में हमेशा न्यूज चलाती है, उनको क्या संदेश? मौका चाहिए, बिल्कुल उनको चलाइए, बढ़िया चलाइए, छी करता है। और कल ही DSP पे हमला कर दिया, अभी छी वाला लोग दिख नहीं रहा। हाँ, एगो देखिए, हम भी इसको सुना रहा, छी कर रहा था। वो बेरमो वाला घटना में अपने आप को काबिल पत्रकार करने वाला आदमी रांची में बैठ के छी कर रहा था। कल वहाँ एक DSP घायल हो जाता, लेकिन उसको छी चीजें नहीं निकलता। क्या निकलेगा? क्योंकि जिसने घायल किया वो सरकार के पक्ष के पार्टी का। आपके दादी माँ बूढ़ी हो गई, एक माँ या पापा उसको पढ़ाते लिखाते हैं कि बेटा बुढ़ापा में काम आएगा, पढ़ा लिखा के खिलाएगा पिलाएगा, बुढ़ापा में सुख सुविधा देगा उनको सब्जी बेचने के लिए। इसलिए हम लोग किसान घर के लोग हैं। हम अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। हमारे नानी के भाई यानी हमारे मामा बूढ़ा कहिए, नाना के साले साहब, वो सिंदरी में जब कारखाना वो चलता था पुराना, जब बंद होने से पहले, तो वहाँ सबसे बड़ा ऑफिसर थे। लेकिन जब वो रिटायरमेंट ले लिए, उनका घर धार जोरी है, तो फिर अपना खेती बाड़ी भी की।
तो हम लोग जिस नस्ल से हैं, जिस समुदाय से आते हैं, वो कृषि संबंधित है। हमारे भी कई नाना बीसीसीएल में नौकरी किए हैं, लेकिन जब वो रिटायरमेंट लिए हैं तो फिर अपने खेतों में पाए गए। तो वो संबंध हमारा जो सर्विसमैन रहे हैं वो भी खेतों तक गए हैं। तो हमारी दादी तो खेतीहर है, तो उसमें हमें कोई परहेज नहीं है। और संस्कृति है वो हमारा परंपरा है, धरोहर है, और उनकी इच्छा भी है, रजामंदी भी है। कुछ ये लोग सवाल पूछ रहे हैं डीवीसी से रिलेटेड, बोलिए क्या सवाल? जैसे डीवीसी हो गया और यूसीसीएल हो गया, इसमें बहुत सारा आउटसोर्सिंग कंपनी है, ठीक है। करीबन 50 कंपनी ऐसा है जो हम लोग को रोजगार दे सकती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रोजगार नहीं दिया जा रहा। ऊपर से जो यहाँ के और भी जो नेता हैं उन लोग इंटरनली जो है पेपर दे दे के और उन लोग को घुसाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दादा? देखिए, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। इस मामले को हम लोग संज्ञान में लेते हैं और प्रबंधक तक अपना ये संदेश देते हैं, नहीं तो फिर हम लोग एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। आपका सवाल, लास्ट सवाल। कुछ केस हो गया ये लोग के नाम पे डीवीसी में ना? केस हो गया, तो इस पर क्या कहना चाहिए? वार्ता होने के बाद हम लोग मैंने वही कहा कि इनका बहुत गंभीर लगाया है। 132, 191, 324, 191 वर्दी फाड़ने टाइप। नहीं, सब बहाना है जी। जो लोग वर्दी फाड़ के घायल कर दिया वहाँ तो इन लोग कुछ करता ही नहीं। रैयत अपना हक मांग रहा है तहाँ इन लोग, इसीलिए इस सिस्टम से हमें कभी कभी बहुत चिढ़ होता है। ये सिस्टम आवाज को दबाने का प्रयास करती है। ये सिस्टम कभी कभी वही काम करती है जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन ये आवाज दबेगी नहीं। रैयत विस्थापित अपना हक लेंगे, क्योंकि आज रैयत अगर चुप हो जाते हैं, आज अगर रैयत खामोश हो जाते हैं, तो इनके आने वाली पीढ़ी तो हक अधिकार समझेगी ही नहीं। अगर आज ये बोलते रहें, आज अगर ये चीखते रहें, आज अगर ये लड़ते रहें, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी इस चीख को याद रखेगी। पिछले 3 साल से लगातार आपने रोड में उतर कर टूसू को बहुत भव्य तरीके से मनाया, इस बार का क्या तैयारी है? क्योंकि इस बार विधायक बन के कुछ बड़ा होने वाला है, फिर देखिए लाइफ वैसी है, बड़ा आप सिर्फ के हाउस में होता है, बाकी जहाँ यहाँ जो होता था पहले वैसा ही हो रहा है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा यह है कि प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं उनसे का रिलेशनशिप बिल्डअप हुई है, क्योंकि हम भी अब माननीय है तो ये हुआ है। बाकी जो कार्यक्रम होते थे, जो चलता आ रहा था, वो चल ही रहा है। तो ये थे हमारे साथ में डुमरी विधायक माननीय टाइगर जयराम महतो। बाकी आपको वीडियो के साथ आप कमेंट बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जोहार।